जिसने कहा था कि ब्राह्मणों में भी 4 ब्राह्मण नीच होते हैं, वो वाला, वो साफ तौर पर कहता है कि संविधान को मैं नहीं मानता। देश बिल्कुल नहीं देख पा रहा है कि कथा भागवत सुनाने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। भाजपा को ये बात पता है कि अगर इस देश के लोग शिक्षित और जागरूक हो गए तो वो सवाल करेंगे, इसलिए विश्वविद्यालयों को पहले ही बर्बाद कर दिया। आपको अखिलेश यादव जी एक मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ा विवादों में है सर। नहीं, कोई विवाद नहीं है। जो लोग कहते थे कि मंदिर बनाना हमारा काम है, वही वर्ण व्यवस्था टूट रही है। तो अब यादव भी मंदिर बनवा रहे तो बुरा क्या है? बीजेपी कह रही है ये सब चाल है, राजनीतिक चाल है। हाँ, पहले ठीक है, तो बीजेपी का ये बात बीजेपी कह रही है। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि भारत के युवाओं को बदला लेना होगा। बदला लेना होगा, हाँ। अपने बेटे को पहले बुलाए। अजीत डोभाल का बेटा कहाँ है? बदला लेने कब आएगा? बस इतने में जवाब हो गया। अजीत डोभाल का बेटा कहाँ है? पहले एक टीम बनाई जाए, उस टीम में जिस भी तरह का भाषण चाहे अजीत डोभाल दें, चाहे अमित शाह दें, चाहे मोदी दें, कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या धर्म बचाना है या कुछ भी करना है, तो जो पहली टीम बने उसमें जयशाह हो, उसमें अजीत डोभाल का बेटा हो, उसमें राजनाथ का बेटा हो, हाँ, सब नाम जोड़ लो, सारे विधायक, सारे उन सब के बच्चे पहले उसमें शामिल हो। और इस देश के दलितों पिछड़ों के बच्चों को हम कहेंगे कि तुम स्कूल बचाओ, पहले तुम अपनी शिक्षा बचाओ, तुम अपनी कलम बचाओ, उनको वो बचाने दो। बस मेरा संदेश इतना ही है। तो अजीत डोभाल जो भी बोल रहे हैं, पहले अपने बेटा को उस काम में लगाएं। इसका मतलब कि अगर उनका बेटा तो विदेश में रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, करोड़ों के पैकेज में रहेगा, तो इसका मतलब वो आपके बेटा बेटी का भविष्य बर्बाद करने के लिए जैसा बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देखिए सर, क्या अजीब है देश। राष्ट्र ही ऐसा है तो उसका सलाहकार कैसा होगा? अगर राष्ट्र में इस बात का डर आपको नहीं लग रहा है कि आपके राष्ट्र में विद्रोह जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही हैं, आप 5 किलो अनाज देकर कब तक गरीब बनाए रखोगे? आप जब देखो कोई रोजगार की बात करे तो तुम कह देते हो कि ट्रिपल तलाक। आपसे कोई मांगे कि आप महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ तो पेट को रोटी नहीं मिल रही है, तो आप कह रहे हो कि मस्जिद वहाँ बनाएंगे, वो मस्जिद गिरा करके ये करो वो करो। तो इन सब धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है कि एक तरफ मणिकर्णिका में देखें उस तरीके से जिस तरीके से चल रही है कि वहाँ पे मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो क्या लगता है भाजपा को ये सब किस तरीके की राजनीति? भाजपा को ये बात पता है कि अगर इस देश के लोग शिक्षित और जागरूक हो गए तो वो सवाल करेंगे, इसलिए विश्वविद्यालयों को पहले ही बर्बाद कर दिया। आपको पता है कि इस देश में अब पहले यूजीसी होती थी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट देती थी सरकार कि गरीब आदमी का भी बच्चा पढ़ ले, गरीब आदमी का भी बच्चा स्कूल जाए, प्राइमरी स्कूल में जाए, सर्व शिक्षा अभियान चला था। अब उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करके 27,000 ठेका खोला गया, कंपोजिट ठेका। नशा में रहो, 5 किलो अनाज लो, शौचालय बनवा दिया है, तो अनाज का इस्तेमाल करो, फिर शौचालय का इस्तेमाल करो, और उसके बाद तुम्हारे लिए 2-3 कथावाचक आसपास कहीं होंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का उनका अपना होगा, वो कथा सुनाने आएंगे, कथा सुनो, और उसके बाद एक मिशन में लग जाओ जो बीजेपी और आरएसएस चला रही है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए, रोजगार के मोर्चे पर फेल हो गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और आप इस देश की सबसे बड़ी आबादी को शिक्षा से, रोजगार से, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, और दुनिया में नारा लगा रहे हैं विश्वगुरु बनने का। नेपाल से आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, बांग्लादेश में आप एक लाइन बोल नहीं पाए कि हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बोले। विदेश नीति में आप बुरी तरह उलझ चुके हैं। भारत में आपने जो वादा किया वो पूरा हुआ नहीं, तो अब उनके पास बचा ही कुछ नहीं है कि धर्म की ऐसे तंबू को खड़ा कर दिया जाए कि लोगों को दिया जाए तंबू खतरे में है, तो सारे लोग तंबू बचाने चल रहे हैं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था उसके लेकर के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात चलने लग जाती है। बंगाल में देखिए, झारखंड में आदिवासी जिस तरीके से मुख्यमंत्री, ये तो देश को, जनता को देखना होगा ना। अजीत पवार आज भी, अब तो अजीत पवार ने देखा, एक दिन भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला मेरे ऊपर कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और मैं उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम हूँ। अब इससे तो क्या भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? ईडी 95 to 98% केस ईडी का केवल अपोजिशन के लीडर पर है, तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ है? वो वॉशिंग मशीन का मुहावरा आजकल चलता है कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हर तरफ से तुम पाक साफ हो, और हो सकता है नॉन बायोलॉजिकल भी हो जाओ, क्योंकि फिर तुम असली देशभक्त होगे, असली धर्म भक्त होगे, उनके साथ होगे। देश चुपचाप ये सब देख रहा है। देश को ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रही है। देश को बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, कोई गोबर लीप रहा है, फंड काट दिए जा रहे हैं। देश बिल्कुल नहीं देख पा रहा है कि कथा भागवत सुनाने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। बताइए, जो धर्म की बात कहने के लिए कथा सुनाने गया है वो संविधान विरोधी बोलता है। उनका प्रधानमंत्री का भाई, जिसको कहते हैं कि मेरे नहीं, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है, उसने, जिसने कहा था कि ब्राह्मणों में भी 4 ब्राह्मण नीच होते हैं, वो वाला,
वो साफ तौर पर कहता है कि संविधान को मैं नहीं मानता, मनुस्मृति मानता हूँ। वो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते हैं। छोटा वाला तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है। क्या ये देश दुनिया में, मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा, प्रोफेसर की डायरी लिखी है। इसी समय जापान अपने बच्चों को क्या सिखा रहा होगा, वो AI की ट्रेनिंग दे रहा होगा। चीन क्या कर रहा होगा, डीप सीक सिखा रहा होगा। दुनिया के बाकी देश क्या क्या सिखा रहे होंगे, और आप क्या सिखा रहे हैं? गोबर, गौमूत्र। जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उसको 8 करोड़ रुपया उसने मांगा था कि गोबर और गौमूत्र से कैंसर ठीक करने का वो करेंगे। 3.5 करोड़ अलॉट हुआ, वो केवल गोबर खरीदने, गौमूत्र खरीदने और उनकी हवाई यात्रा पे खर्च हो गया। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग ही भारत को दिखा। मीडिया पहले उन्होंने कब्जा कर रखा है ना। मीडिया जैसे आप लोग हैं, तो आपको जो जिसका दाना उसका गाना, अगर आप किसी से दाना नहीं लेते तो आप जनता की बात दिखाएंगे। आपका चैनल दिखाता है, ये सारे यूट्यूब चैनल इतने शानदार, हम तो 10 साल से आप सब लोगों को देख रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आप ना होते तो हम जैसे लोगों की आवाज़, सोशल मीडिया ही तो बनी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वे मीडिया चैनल बिल्कुल इस देश के लोगों को नहीं देखना चाहिए जिनके 24 घंटे की डिबेट में 24 बार भी उनके बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है। वो शिक्षा पर डिबेट ही नहीं करते, वो किसानों पर डिबेट नहीं करते, वो मजदूरों पर डिबेट नहीं करते। तो फिर वो जनता की मीडिया नहीं है, वो दरबारी मीडिया। अगली किताब कौन सी होगी? अभी इस पल प्रोफेसर की डायरी लिखी यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रोफेसर की डायरी लिखी तो ये चिंता दिखाई कि इस देश को अगर वाकई खतरे में कुछ है तो कलम किताब खतरे में है, शिक्षा खतरे में। तो हजारों लाखों लोगों ने पढ़ी, मेरी जिम्मेदारी निभाई गई। अभी तो कम बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी। मोदी जी ने भी पढ़ी होगी, पता नहीं, मतलब ऐसा हो कि वो पढ़ें, लेकिन मैं काउंटर पे पढ़ते हैं सर। अब मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बायोलॉजिकल हूँ। मैं केवल उन लोगों की बात करता हूँ जो विवेकवान हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि पढ़िए, हर विचार को पढ़िए। हम पुस्तक मेले में खड़े हैं, इस तरह के मेले देश के हर जिले में लगाओ। किताबों को जनता तक ले चलो, जनता पढ़े, विचार करे। जैसे मैंने एक बार कहा था कि मनुस्मृति भी पढ़ाओ, लेकिन बगल में गुलामगिरी और एनिमेशन काश भी पढ़ाओ, हिंदू बनाम हिंदू भी पढ़ाओ, भारत का संविधान भी पढ़ाओ, जनता को तय करने दो। तो पहली किताब इसी बात के लिए लिखी थी कि कलम किताब पर यकीन बचा रहे। दूसरी किताब एक सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल सवाल को खड़ा करती है, जाति जनगणना को। हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और बाहर रहे, जेल के बाहर रहे, सुरक्षित रहे। तो अगली किताब फिर 2 साल में ये किताब आई है, तो 2 साल बाद फिर किताब आएगी। और हम कलम और किताब से ही हर दौर के जालिम की, तानाशाह की और तलवार के मुकाबले में खड़े रहेंगे। और हम चाहेंगे कि कलम और किताब जिंदा रहे। थैंक यू।